हेलो फ्रेंड्स, टुडे वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कार्बोनाइन कार्बोकेटाइन को डिस्कस किया है। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जस्ट कार्बोनाइन के बारे में स्टडी किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्री रेडिकल रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन था, जो कार्बोनाइन था, वो तो हमें पता था कि जब रिएक्टिव इंटरमीडिएट हुए थे तो वहाँ पे वो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से प्रोड्यूस हुए थे। बट फ्री रेडिकल में ऐसा नहीं है। फ्री रेडिकल जो है वो होमोलाइटिक क्लीवेज से क्रिएट होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज होती है किसी कोवलेंट बॉन्ड में, तब फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। अब होमोलाइटिक क्लीवेज किसे कहते हैं? होमोलाइटिक क्लीवेज एक ऐसी क्लीवेज होती है जब दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि उन दोनों ने जो अपने अपने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन थे वो खुद ले लेंगे, जिससे उनके पास ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जनरेट होती है। तो यहाँ पे द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल आर इनिशिएटेड बाय हेल्पर, कि जो फ्री रेडिकल है वो हेल्पर की कंडीशन से जनरेट होते हैं। मतलब हीट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रेडिकल प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है डाईमिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे बोथ्स आर द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। अब इनमें क्या होगा? होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज में यहाँ पे दो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड बनाने में। मतलब बॉन्ड तभी बनता है जब कोई दो आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पे क्या होगा कि इनके अंदर क्या हो गया कि इक्वल बंटवारा हो गया, जिससे मिथाइल रेडिकल और मिथाइल रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस हो गया है। तो इससे हम लोग इनको क्या बोल सकते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और साथ ही साथ वो हाईली स्टेबल न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं और हाईली अनस्टेबल होते हैं, और इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पाई जाती है, जिससे एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफिल के जैसे ये एक्ट करते हैं। इनको चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन, चाहिए होता है, दे नीड द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। इनको मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए ये शॉर्ट लाइफ के साथ साथ हाईली वेरी रिएक्टिव भी होते हैं और पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब है कि इनके पास अनशेयर्ड मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। पैरामैग्नेटिक इन नेचर के होते हैं। फ्री रेडिकल कंबाइन होते हैं किसी के साथ तो उसको न्यूट्रल बना देते हैं। फ्री रेडिकल कैन प्रोड्यूस अनदर फ्री रेडिकल। एक फ्री रेडिकल जब प्रोड्यूस होता है तो उसके साथ कोई दूसरा भी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। जैसे कि यहाँ पे दो मिथाइल्स मतलब डाईमिथाइल थे, जब दोनों के अंदर क्लीवेज हुआ तो एक रेडिकल प्रोड्यूस होने के कारण दूसरा रेडिकल अपने आप ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है अनदर फ्री रेडिकल को और रिएक्ट करके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी क्रिएट करते हैं। अब बात आती है इनकी स्टेबिलिटी को, कि इनके ऊपर क्या क्या स्टेबिलिटी अफेक्ट करती है। अगर हम फ्री रेडिकल के ऊपर यहाँ पे देखो, जनरली कार्बन के पास, कार्बन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। बट अभी इस कार्बन के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्री रेडिकल एक ऐसी स्पीसीज होती है जब उसका क्लीवेज होता है तो वो ओड इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है। कितने इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है? ओड टाइप इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट करता है। अब यहाँ पे देखो, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो जब हमने टर्सरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल है, जब अपने पास टर्सरी एल्काइल फ्री रेडिकल है तो ये तीनों के तीनों बोथ 3 एल्काइल ग्रुप्स आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर के हैं। तो ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं ये इस फ्री रेडिकल को ओवरकम मतलब इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कम करने की कोशिश करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होने के कारण। इसलिए टर्सरी फ्री रेडिकल आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर 2 एल्काइल ग्रुप लगेंगे तो वो इस फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करेंगे बट कम करेंगे टर्सरी से। एक फ्री रेडिकल है, सॉरी एक एल्काइल, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करेंगे बट बहुत कम स्टेबलाइज करेंगे कंपेयर टू टर्सरी और सेकेंडरी के। मिथाइल के अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही नहीं है तो ये अनस्टेबल ही रहेगा। अब बात आती है, जितना ज़्यादा ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना
उतनी स्टेबिलिटी इंक्रीज, मतलब जितना ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन की इसे नीड है ड्यू टू मतलब अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। डोनेशन ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, मतलब जो डोनेट करने वाला ग्रुप लगा है तो वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। अब हम देखते हैं कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक एंड एलाइलिक। बेंजाइलिक एलाइलिक में कैसी स्टेबिलिटी होती है? फ्री रेडिकल के अंदर देखो, ये अपने पास है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है। तो एक रेडिकल यहाँ पे है तो क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होगी, जिससे एक फ्री रेडिकल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होगी जिससे एक फ्री रेडिकल अब इधर क्रिएट हो गया। इसमें जब होमोलाइटिक क्लीवेज होती है, इसका और इसका तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। रेडिकल रेडिकल जब कंबाइन होते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, इसको न्यूट्रल कर देते हैं। अब रेडिकल इधर क्रिएट हो गया, ये रेडिकल क्रिएट हो गया। मीन्स बेंजाइलिक में फ्री रेडिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू द एलाइलिक वाले से, क्योंकि एलाइलिक वाले के अंदर यहाँ पे एक और फैक्टर भी है, यहाँ पे एक और फैक्टर भी है। रेजोनेंस तो है ही है, सॉरी यहाँ पे फैक्टर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन का भी फैक्टर है। और इधर फैक्टर कहता है रेजोनेंस का फैक्टर भी है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। जितना ज़्यादा रेजोनेंस बनेगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी को शो करता है। बट एलाइलिक फ्री रेडिकल वाली कंडीशन में क्या है कि ये जो फ्री रेडिकल है ये जब इसमें यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होगी तो एक रेडिकल इधर क्रिएट होगा, ये रेडिकल दोनों कंबाइन होंगे। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 रेजोनेंस बनते हैं एलाइलिक फ्री रेडिकल में। तो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू एलाइलिक फ्री रेडिकल से, ड्यू टू मोर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वहाँ पे, मतलब मोर डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है इलेक्ट्रॉन का, या फिर ये कह दे वहाँ पे जितना ज़्यादा रेजोनेंस बनता है तो इट मीन्स वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। अगर बेंजाइलिक के ऊपर बेंजाइलिक ग्रुप के ऊपर अगर हम कोई ग्रुप लगा दें, जैसे कि बेंजाइलिक फ्री रेडिकल के ऊपर मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए, तो उनका स्टेबिलिटी क्या होगा? क्योंकि ये जो NO2 ग्रुप है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इस कार्बन को और भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाने की कोशिश करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने के कारण। तो सबसे पहला स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी होगी? इस सेकंड वाले की होगी। फिर देखो फर्स्ट वाले में ना कोई डोनेटिंग वाला ग्रुप है ना कोई विड्रॉइंग वाला ग्रुप है, तो अब ये स्टेबल होगा, बट इस वाले से थोड़ा सा होगा स्टेबल, तो सेकंड पे फर्स्ट आएगा, क्योंकि जो फर्स्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है देन सेकंड वन से। थर्ड में क्या होता है कि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल भी क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बट ये जो होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन के ज़रिए डोनेट करेगा। और जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है इज़ द मतलब जो हाइपर कॉन्जुगेशन के जरिए डोनेट करेगा। और ये ऑक्सीजन जो है ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये डोनेट करेगा थ्रू रेजोनेंस से। तो जो रेजोनेंस होता है वो ग्रेटर स्टेबल होता है देन हाइपर वाले से। तो इसका क्या होगा कि फिर थर्ड वाला की स्टेबिलिटी होगी सबसे ज़्यादा जो है वो फोर्थ स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी की बात करें तो बेंजाइलिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, देन एलाइलिक, क्योंकि इनमें जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, देन एलाइलिक, फिर टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इसके अंदर रेजोनेंस फॉलो हुआ है, इसके अंदर जो है हाइपर कॉन्जुगेशन फॉलो हुआ है, फिर मिथाइल और फिर हो गया अपने पास विनाइल वाला। अब थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे कि जो अपने पास फ्री रेडिकल होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको क्या होगा कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इलेक्ट्रोफिलिंग नेचर का होता है। सेफ और हाइब्रिडेशन को हम लोग देखते हैं, तो देखो सेफ की जब हम बात करते हैं, अब बताओ कि इसका सेफ कैसा होगा, प्लेनर होगा या फिर पिरामिडल होगा। इसका जब हम मतलब हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका है, कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है? 3 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। लॉन पेयर कितना है? हाफ, एक लॉन पेयर है, ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0.5। तो निकल के कितना आया टोटल? Z कितना है इसका? 3.5 है। तो अगर 4 आता है तो उसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है, 3 होता है तो sp2 वाला होता है। बट अगर
कहने का मतलब है अगर मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, मिथाइल है या फिर इथाइल है, तो उस मिथाइल फ्री रेडिकल है तो उस कंडीशन में स्ट्रक्चर बनेगी प्लेनर। अगर CF3 वाली कंडीशन है, CF3 फ्री रेडिकल है, CCl3 फ्री रेडिकल है, तो उस कंडीशन में स्ट्रक्चर बनेगी पिरामिडल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर एल्काइल फ्री रेडिकल है तो वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। एक ही प्लेन में लाई करने के कारण यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, साथ ही साथ ये ट्रेंगुलर भी बनाएगा, ट्रेंगुलर होगा और प्लेनर होगा। बट इसमें ऐसा क्यों है? ठीक है, अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन की स्पीसीज अटैच है, ऐसे अगर हाइड्रोजन और एक रेडिकल है ऐसी स्पीसीज है, या फिर कार्बन के साथ कोई तीन मतलब टर्सरी कार्बन अटैच है, ऐसे अगर कोई ऐसा कार्बन अटैच है, इसके पास कोई हाइड्रोजन है, अगर ऐसा फ्री रेडिकल है, तो उस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनेगी वो प्लेनर ही होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, मतलब ये वो कंडीशन है प्लेनर, अगर फ्री रेडिकल में प्लेनर ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर कब होगी? जब कार्बन फ्री रेडिकल से या तो कार्बन अटैच हो या फिर हाइड्रोजन अटैच हो, उस कंडीशन में ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। बट अगर कार्बन के साथ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो, लाइक द फ्लोरीन एंड क्लोरीन की जैसे, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये प्लेन में ना होके थोड़ा सा बेंडिंग फॉर्म में होगा, मतलब पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर होगी। और पिरामिडल किसकी स्ट्रक्चर होती है? पिरामिडल जो स्ट्रक्चर होती है वो अमोनिया के जैसे होती है। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो फ्री रेडिकल है इस और यहाँ पे जो ये फ्लोरीन है, ये क्या है? ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इन तीनों इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो कुछ ऐसी होती है जैसे ये जैसे कि ऐसे अमोनिया की जैसे स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो फ्री रेडिकल है ये इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा और इसको भी रिपेल करता है। तो ऐसी कंडीशन में इसकी स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर ना होके थोड़ी सी नीचे की तरफ झुक जाएगी, बेंडिंग फॉर्म में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एस कैरेक्टर इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा? ये इस फ्लोरीन को रिपेल कर देता है ऐसे डाउनवर्ड साइड। तो इसकी स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर ना होके पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर होगी। पिरामिडल स्ट्रक्चर किसकी होती है? अमोनिया की होती है, कि अबाउ द साइड लोन पेयर होता है और बाकी 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये इसका एक मतलब ये इसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड था कि अगर कोई फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर पूछे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फ्री रेडिकल में स्ट्रक्चर डिपेंड करती है उसके कार्बन के साथ, अगर कार्बन फ्री रेडिकल के साथ अगर कार्बन अटैच है तो स्ट्रक्चर होगी ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर होगी पिरामिडल लाइक। तो ये हमारा टॉपिक था पूरा का पूरा फ्री रेडिकल के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।